आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एमआरएफए से। एमआरएफए पर चर्चाएं लगातार तेज है और कहीं ना कहीं ये इस तरफ इशारा है कि कुछ बड़ा निर्णय बहुत जल्द आ रहा है, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना खुद अब संपर्क में है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के। लेकिन एक अजीब चीज जो इस बार देखी गई है वो ये है कि भारतीय वायुसेना का जो रुझान है वो हैवी वेट फाइटर्स की तरफ से हटता दिखाई पड़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो जिसे हम राफेल का सबसे बड़ा कंपैटिटर मानते हैं, सबसे पहले तो यही कंपटीशन से बाहर होगा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं F-15EX की, क्योंकि भारत के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय जो हैवी वेट फाइटर्स की फ्लीट है इसको एक्वायर करने से बच रही है। उसके पीछे के कुछ तर्क भी सामने रखे गए हैं और इस समय जो एनालिस्ट है वो राफेल को विजेता मान चुके हैं। उनके पीछे की वजह क्या है, आइए इसको समझने का पहले हम प्रयास करते हैं। भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि इस समय जो हैवी वेट फाइटर है जैसे कि F-15EX हो गए, ये भारतीय वायुसेना के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बन तो सकते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना का इंटरेस्ट इनमें नहीं है। उसके पीछे की वजह है, बड़े ये जो हैवी एयरक्राफ्ट होते हैं ये फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इनको मेंटेन करने में ज़्यादा मेंटेनेंस क्रू की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ इसमें जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और ऐसे में एनालिस्ट का ये मानना है कि ये भारतीय वायुसेना का जो ऑपरेशनल बजट कॉन्स्ट्रेन है ये दे सकते हैं। और ऐसे में भारत की जेब में ये जो इनका खरीद है ये महंगा भी पड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि इनको रखने के लिए भी स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। इनको लैंड करवाने या टेक ऑफ करवाने के लिए बड़े रनवेज की ज़रूरत पड़ती है, रीइंफोर्स्ड हैंगर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इस समय इंडिया का जो एयरबेस नेटवर्क है वो फिलहाल ज़्यादा संख्या में इस प्रकार के फाइटर्स को इंडक्ट करने के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसा जो हमारे एनालिस्ट हैं इनका मानना है। और यही कारण है कि वो ये मानते हैं कि अगर एमआरएफए प्रोग्राम अतिशीघ्र बढ़ा तो एक एयरक्राफ्ट जो इसमें सबसे बड़ा प्रबल दावेदार माना जा रहा है वो होगा राफेल F4 स्टैंडर्ड, और उसी की संभावनाएं यहाँ पर इस समय सबसे ज्यादा है। और इसके पीछे का एक कारण भी है, हैवी वेट फाइटर होंगे, खासकर अमेरिकी फाइटर्स की बात की जाए तो ये अपने हाई मेंटेनेंस और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। और इनकी बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करने का मतलब ये है कि हमें और भी ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हैवी फाइटर्स के उनके लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हायर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा जो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है इसके लिए भी हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और सप्लाई चेन जो है ये भी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि हर बार अलग टाइप के फाइटर को इंडक्ट करने का सीधा मतलब ये होगा कि भारत अपने लिए जो मुश्किलें हैं उसको बढ़ाएगा। और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना में अलग अलग टाइप के जो फाइटर जेट्स हैं ये इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। और इनके लिए या इनके बाद से जो हमारे सामने स्पेयर पार्ट्स की समस्या आई है उसको हम इनकार नहीं कर सकते। फिर चाहे आप सुखोई 30 MKI के केस को देख लीजिए, MiG-29 के केस को देख लीजिए या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट को देख लीजिए, स्पेयर्स की समस्या के चलते जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं ये इंडियन एयरफोर्स के लिए लगातार बढ़ती ही रही है। रही बात F-15EX की, तो निस्संदेह ये बहुत ही कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये लेजेंडरी F-15 ईगल का ही एक एडवांस वेरिएंट है। लेकिन अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर पहली बात तो जो डिफेंस एनालिस्ट हैं ये ओवर डिपेंडेंसी से ही रोक रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भारतीय वायुसेना का रुझान इस समय F-15EX पे नहीं है। पहले ये माना गया था कि तरंग शक्ति में अमेरिका के द्वारा F-15EX का डेमोन्स्ट्रेशन रखा जाएगा, लेकिन ना तो ईगल और ना ही F-15EX अमेरिका की तरफ से यहाँ पर आए और ना ही इनके डेमोन्स्ट्रेशन की बात सत्य साबित हुई। और इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड एक प्रबल दावेदार ही नहीं, बल्कि अगर एमआरएफए कभी फाइनलाइज होता है तो उसमें विजेता के तौर पर हमें वही देखने को मिलेगा। और फ्रांस ने ऑलरेडी राफेल F4 स्टैंडर्ड के साथ जो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये ऑफर करने की बात कही है, जो कि इस डील को और भी ज़्यादा आकर्षक बना रही है। फिलहाल तो हम यही आशा करेंगे कि इस वर्ष के खत्म होने से पहले जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो इस प्रोग्राम को मिल जाए, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जब तक नहीं मिलती है ये सारी बातें सिर्फ ख्याली पुलाव से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्योंकि ये बातें 2019 से हम लोग सुनते आए हैं कि एमआरएफए फाइनलाइज होने वाला है और कहीं ना कहीं अब भारतीय वायुसेना का खुद का सब्र का बांध एमआरएफए को लेकर टूटता जा रहा है। और खुद एयर मार्शल AP सिंह सर ने कहा था कि इस समय एमआरएफए हमारे लिए एक ज़रूरी ही कदम है और ये भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। कहा जा रहा है कि जो डिटेल्स है ये फाइनलाइज हो चुकी है और इस समय जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो ईयर एंड से पहले आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो अगले वर्ष की शुरुआत में हम रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक बार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आता है तो उसके तुरंत बाद जो खरीद की कार्यवाही है ये शुरू हो जाएगी। हालांकि कुछ क्लॉज ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, जैसे कि एमआरएफए के अंतर्गत जो भी एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे इनका निर्माण भारत में किया जाना, टीओटी का शेयर किया जाना, इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेट किया जाना, इंडियन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाना,
तो ये सारी भारत की जो शर्तें हैं, ये कहीं न कहीं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए कहीं दिक्कत का विषय है। हालाँकि कुछ को इसमें से खुशी भी है और कुछ इसमें नाखुश है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साब की बात करें या फिर डसाल्ट एविएशन की बात करें, तो ये 100% ओनरशिप चाहते हैं भारत में। ये कोलैब करने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें बोइंग की, यूरोफाइटर कंसोर्टियम की, इसके अलावा रोस्टेक कॉर्पोरेशन की, तो वो भारत में कोलैब करने के लिए तैयार है। जैसे कि बोइंग की अगर हम बात करें, तो बोइंग जो है एचएएल जैसी संस्थाओं के साथ कोलैब करने के लिए तैयार है, लॉकहीड मार्टिन टाटा के साथ कोलैब करने के लिए तैयार है। और अगर हम बात करें सुखोई कॉर्पोरेशन की या रोस्टेक की, तो ये ऑलरेडी सुखोई 30 MKI का निर्माण एचएएल के साथ मिलकर करते रहे हैं, तो इन्हें भी इससे दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पर फंसती है डसाल्ट एविएशन को लेकर के। हालांकि बातचीत चल रही है और अगर सब कुछ सामान्य रहा तो इस पे भी आम सहमति बन जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये होगी कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी निर्णय लेना है वो कम से कम समय पर लेना होगा, ताकि जो कार्य है उसमें बाधा ना आए। और भारतीय वायुसेना जिसे 2035 से पहले एमका नहीं मिलने वाले, तो इस गैप को भी फिल करना हमारे लिए प्राथमिकता पर होगा। अपनी अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के द्वारा जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है LRGB, जिसको हम गौरव के नाम से जानते हैं, इसका एक सफल टेस्ट आयोजित किया गया है। और ये टेस्ट सुखोई 30 MKI फाइटर क्राफ्ट की सहायता से किया गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट है। और इस टेस्ट के दौरान इस ग्लाइड बॉम्ब ने जो टारगेट है इसको हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। और जो टारगेट था ये व्हीलर्स आइलैंड में स्थित था, जहां पर इस बॉम्ब ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। और इस टेस्ट को ओडिशा कोस्ट से आयोजित किया गया था। और इस टेस्ट के पूर्ण होने के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं भेजी है। और इंडियन एयरफोर्स भी इस बॉम्ब के सफल टेस्ट के बाद काफ़ी खुश है और इसे एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये हमारी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी या टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अब अगर हम इस बॉम्ब की बात करें तो इस बॉम्ब को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा विकसित किया गया है। और ये बम 1000 किलोग्राम क्लास के बॉम्ब्स में आता है, जो कि टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उन्हें इंडिजिनस वेपन सिस्टम की सहायता से इन्हांस किया जा रहा है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य में और भी दूसरे जो वेपन सिस्टम है ये विकसित किए जाएंगे। जैसे कि LRGB की जगह जो हमारा MiG-29 फाइटर है, इसे बहुत जल्दी जो हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब है, इनके अपग्रेड से भी सुसज्जित किया जाएगा। और इस प्रकार के जो घातक वेपन सिस्टम है, ये भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये टेस्ट अभी सुखोई 30 MKI से किया गया है और सिलसिलेवार तरीके से अभी ये टेस्ट और भी आगे होते रहेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि और भी रोचक जो कुछ टेस्ट है ये हमें आने वाले निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए तथा MRFA और लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में व्यक्त करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।